आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए योगी सरकार का प्लान। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होगा प्रदर्शन। यमुना में बाढ़, जान लीजिए ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट का क्या होता है मतलब। मुंबई कर के लिए बड़ी गुड न्यूज, खत्म होगा मनोज जरांगे का मराठा आंदोलन। शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित सभी 9 की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बात। पुतिन ने मुट्ठी भींजी, जिनपिंग मुस्कुराए तो मोदी ने लगाए ठहाके, ट्रंप का चैन लूटने वाली तस्वीर। डेड इकोनॉमी पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। 8 महीने में 25,000 से ज्यादा चढ़ा सोना। कुनिका सदानंद को इस कंटेस्टेंट ने कहा फ्लॉप एक्ट्रेस। और इतने करोड़ में होगी न्यू जर्सी स्पॉन्सर डील, ड्रीम 11 के हटने के बाद आई ताजा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के अनुसार अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत गठित एक गैर वित्तीय और गैर लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया है। पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों ने इस बंद की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में एनडीए ने कड़ा विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद की घोषणा मंगलवार को पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। एनडीए नेताओं ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। इस दौरान एनडीए ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक बयान का एनडीए के सभी घटक दल जोरदार जवाब देंगे। दिल्ली में यमुना उफान पर है। भारी बारिश और बाढ़ से खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अक्सर लोगों को आगामी मौसम संबंधित घटनाओं और उनकी तीव्रता के बारे में सूचित करने के लिए रंग कोडित अलर्ट जारी करता है। यह अलर्ट खराब मौसम की स्थिति जैसे बारिश, बर्फबारी, गरज, आंधी, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी और यहाँ तक कि लू और शीतलहर के मामले में भी जारी किए जाते हैं। यह कलर कोड कब जारी किए जाएंगे, ये तय करने के लिए कुछ तय मापदंड है। 4 तरह के कलर कोड जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग 4 तरह के कलर कोड जारी करता है: ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यह आकलन किसी घटना के घटित होने की संभावना और अधिकतम 5 दिनों के लिए वैध प्रभाव आधारित चेतावनी के आधार पर किया जाता है। वर्षा अलर्ट की बात करें तो ग्रीन कोड 24 घंटे में 64 मिलीमीटर से कम बारिश के लिए होता है। अगर अपेक्षित वर्षा 64.5 मिलीमीटर और 115.5 मिलीमीटर के बीच हो तो पीला अलर्ट जारी किया जाता है। वहीं ऑरेंज अलर्ट एक दिन में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने पर जारी किया जाता है, जबकि रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब 24 घंटे की अवधि में 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना होती है।
हाईकोर्ट ने मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल को कल यानी बुधवार तक आजाद मैदान में बैठने की अनुमति दे दी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि देर रात आजाद मैदान खाली हो जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने पहले गुड न्यूज दे दी है। उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, 5 दिन का उपवास खत्म करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे की तमाम मांगों को मान लिया है। इसमें हैदराबाद गैजेट के आधार पर जीआर राशि जारी करने और फिर 17 गैजेट को संज्ञान में लेने की प्रमुख मांगे शामिल है। जरांगे ने यह मांग की थी कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की थी। मंगलवार को उनकी हड़ताल का 5वां दिन था। उन्होंने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए पानी भी छोड़ दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, तस्लीम अहमद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था। दावा किया गया है कि कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। यह फैसला यूएपीए के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से लंबित मुद्दों पर आया है, जिसमें आरोपी दंगों के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए हैं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, स्पीचेस और मीटिंग्स के जरिए साजिश रची ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। चीन के संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में सब कुछ हुआ, लेकिन जो तस्वीर वॉशिंगटन का चैन लूट ले गई वह मोदी और पुतिन और जिनपिंग की बातचीत थी। भारत के लिए यह यात्रा काफी सफल रही, जहां एक और भारत के आतंकवाद वाले स्टैंड को सभी ने माना। वहीं यहां से एक ऐसी तस्वीर आई है जो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने वाली है बल्कि पश्चिमी देशों के भी होश उड़ा देगा। जिस सहयोग को तोड़ने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया वह अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसी सदमे से कम थोड़ी है। ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए एशिया की राजनीति कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये वो तिकड़ी है जो दादागिरी पर उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्ति संतुलन का मतलब समझा देगी। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि इस दुनिया में विकास और दोस्ती ही एक साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर भारत की इकोनॉमी को लेकर चर्चा की। साथ ही सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल लेवल पर कितनी बढ़ने वाली है जानकारी दी। उन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2025 के मंच से अमेरिका और चीन के साथ दुनिया को संदेश दिया। भारत ने अपनी पहली विक्रम चीफ का अनावरण किया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस मंच को उन्होंने देश पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया। खासकर ट्रंप के टैरिफ और डेड इकोनॉमी के बयान पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। साथ ही सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर दुनिया में अपनी पकड़ बनाने और चीन की मोनोपोली को तोड़ने का भी संकेत दिया। मतलब साफ है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के मंच से उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। उन्होंने इकोनॉमिक मोर्चे पर बोलते हुए कहा कि टैरिफ की वजह से जिस तरह से दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमी पर संकट देखने को मिल रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से रुक गई है, वहीं भारत ने उन देशों के मुकाबले में इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव और कमजोर रुपए के चलते सोने की कीमतें 1,05,000 रुपए के पार पहुंच गया है और नया रिकॉर्ड बन चुका है। इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 1,05,140 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सोने की कीमतों में उछाल आया है। एशिया में सोने की कीमतें $3,500 को पार कर चुकी है। ऐसे में जिन निवेशकों ने सोने में पैसा लगाया हुआ है वह झूम रहे हैं और जो नहीं
लगाए हैं वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में सोने की कीमत 1,04,770 रुपए प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,04,950 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बेंगलुरु में सोने का भाव 1,05,040 रुपए, कोलकाता में 1,04,810 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चेन्नई में कीमतें सबसे ज्यादा 1,05,260 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 कलर्स पर प्रतिदिन प्रसारित हो रहा है। शो में रोजाना कंटेस्टेंट के बीच टकरार देखने को मिलती है। जब माहौल गर्म हो जाता है तो कुछ कंटेस्टेंट सीमा लांघकर दूसरे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। ऐसे ही इसके लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला है। वेटरन एक्ट्रेस कुनिका सदानंद को कंटेस्टेंट फरहान भट्ट ने 2 पैसे की फ्लॉप एक्ट्रेस कह दिया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग फरहाना की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल बिग बॉस के घर में जिशान कादरी और दूसरे कंटेस्टेंट मिलकर नीलम गिरी के साथ बहस कर रहे थे। इसमें फरहाना भी कूद पड़ी। नीलम ने उनको नजरअंदाज किया तो उनसे उछल पड़ी, उन्हें 2 पैसे की लड़की कह दिया। इसके बाद जो हुआ वह किसी जंग से कम नहीं था। नीलम उन पर चिल्लाई और कुनिका भी इसका हिस्सा बन गई। दूसरे कंटेस्टेंट को भी फरहाना का ये कमेंट पसंद नहीं आया। भारतीय संसद में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित होने के बाद ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ अपना अनुबंध खत्म करना पड़ा था। एशिया कप 2025 पास आ रहा है, इसलिए बीसीसीआई पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में जारी कर बताया गया है कि 2025 से 28 की अवधि के लिए नया स्पॉन्सर लाने का विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह नई स्पॉन्सरशिप डील लगभग 452 करोड़ रुपए की हो सकती है। ड्रीम 11 ने साल 2023 में बीसीसीआई के साथ लगभग 358 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, मगर नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के कारण ड्रीम 11 को 1 साल पहले ही डील समाप्त करनी पड़ी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई साल 2025 से 2028 तक की अवधि के लिए नया स्पॉन्सर ढूंढ रही है। इस दौरान टीम इंडिया करीब 140 मैच खेलेगी। अगर ऐसा होता है तो यह पैसे के मामले में ड्रीम 11 से कहीं बेहतर डील होगी। यह स्पॉन्सरशिप डील न केवल घरेलू और विदेश में होने वाले मैचों के लिए बल्कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित बहुपक्षीय टूर्नामेंट पर भी लागू होगी। बीसीसीआई ने प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए 3.5 करोड़ की रकम भी सेट कर दी है। वहीं आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में होने वाले प्रत्येक मैच के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। यह रकम ड्रीम 11 वाली डील से अधिक होगी, लेकिन बायजूस डील से कम होगी।